हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक को जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, दैट वाज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम लोग ने जाना था कि मिस रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज फ्रॉड्यूलेंट एंड नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जो फ्रॉड्यूलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन होता है, वहां पे इंटेंशन का प्रेजेंस होता है एंड पर्पस, उसे पर्पसली किया जाता है। जब किसी एक्ट को, जब मिस रिप्रेजेंटेशन को पर्पसली या इंटेंशनली किया जा रहा है तो उसे ये माना जाएगा कि ये फ्रॉडुलेंटली किया गया है। फ्रॉडुलेंटली किया गया जहां पे इंटेंशन का प्रेजेंस हो, पर्पस का प्रेजेंस हो, किसी चीज को सोच समझ के किया जा रहा है कि इसके साथ फ्रॉड करना है, किसी तरह से गलत फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके। जब किसी कोई भी चीज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके की जाती है विद इंटेंशन तो उसे माना जाएगा दैट इज अ फ्रॉड्यूलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका हम लोग एक केस देखेंगे, डेरी वर्सेस पिक का केस 1889 का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये जो केस है ये फ्रॉड में भी आता है। ये जो केस है डेरी वर्सेस पीक का, ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों के केसेस में, दोनों ही केसेस में, दोनों ही टॉपिक्स में इस केसेस को पुट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इन अ ब्रोचर रिलीज बाय अ डिफेंडेंट कंपनी, एक कंपनी रहती है उसमें एक ब्रोचर निकलता है, कंपनी निकालती है एक ब्रोचर जिसमें उसने कहा है कंपनी ने कि जो हमारी ये ट्रैम्स है ना, ये ट्रैम्स, इसमें इमेज में आप देख सकते होंगे, ये ट्रैम्स है, सच ये टाइप ऑफ बस होता है, फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जाता है, इस टाइप का बस यूज किया जाता था। तो ये पहले हॉर्सेस से चलता था, लेकिन ये कंपनी अपने ब्रोचर में लिखती है कि ये जो ट्रैम्स है ये अब हॉर्स के द्वारा नहीं, ये स्टीम से चलेगा, ये स्टीम से चलेगा। लेकिन इनको अप्रूवल चाहिए था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, इस बात के लिए अप्रूवल चाहिए था इस कंपनी को बोर्ड ऑफ ट्रेड का, लेकिन कंपनी इसको समझती एज अ फॉर्मेलिटी। कंपनी सोचती है कि एज अ फॉर्मेलिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो मुझे इसको कंफर्म कर ही देना है, तो कंपनी इसका शेयर निकाल देती है। अब इस न्यूज के बेसिस पर जो कंपनी ने बोला था कि ये अब हॉर्सेस से नहीं स्टीम से चलेगा, ये जो बस है ये घोड़ों से नहीं चलेगा, अब घोड़े नहीं चलाएंगे इस बसेस को, अब चलाएगा स्टीम, स्टीम से चलेगा। तो इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि ये कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत एडवांस हो रही है, तो लोग इस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं या बोर्ड ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो इस कंपनी को अप्रूवल ही नहीं देता है। लेकिन कंपनी ये बिलीव कर रही होती है कि उन्होंने हम उन जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो इस कंपनी को अप्रूवल बिल्कुल दे देंगे। कंपनी इस बात पे टोटली बिलीव कर रही होती है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ ट्रेड्स जो रहते हैं वो अप्रूवल नहीं देते हैं, लास्ट टाइम में डिसीजन चेंज हो जाता है उनका। तो अब जो लोग इस कंपनी का शेयर खरीदे रहते हैं, जो भी स्टॉक खरीदे रहते हैं इस कंपनी का, वो तो भाई डिमांड करेंगे, उनका पैसा तो डूब गया। वो कंपनी को कहते हैं कि कंपनी जो है ये फ्रॉड है, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, इसने फ्रॉड किया है तो हमारा जो पैसे है वो वापस हमें मिलने चाहिए, ये डिसऑनेस्टी का एग्जाम्पल था कंपनी का। लेकिन कोर्ट ये कहती है यहाँ पे कंपनी का जो इंटेंशन था वो प्रेजेंट नहीं था, कंपनी किसी भी तरह से फ्रॉड नहीं करना चाहती थी, दैट वाज टोटली अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे कंडीशंस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चेंज कर दी गई, इस वजह से कंपनी को फ्रॉड नहीं बताया गया इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का कि जब तक, देखिए यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, अगर यहाँ पे इंटेंशन का प्रेजेंस ना देखा जाए, इंटेंशन को हटा दिया जाए, तो आप साफ ये बोलेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड किया गया है कंपनी के द्वारा, ये बिल्कुल फ्रॉड किया गया है, किसी का लॉस हो रहा है कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद, और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में निकाला था डिटेल कि हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, स्टीम से चलेगी, हॉर्सेस से नहीं चलेगी, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, ये देख करके लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो इस बेसिस पर कंपनी को तो क्या माना जाएगा, कंपनी ने फ्रॉड किया। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में लैक ऑफ इंटेंशन की वजह से
इसे फ्रॉड में नहीं माना गया, इसे केवल मिस रिप्रेजेंटेशन ही माना गया। ठीक है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी नहीं दिखाएगी कंपनी के द्वारा, नहीं माना कोर्ट ने कि कंपनी डिसऑनेस्ट थी। तो डेरी वर्सेस पीक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड बोथ। ठीक है, हम इस केस को फ्रॉड में भी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका मिस रिप्रेजेंटेशन का, फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का, इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फ्रॉड नहीं है, स्टॉक मार्केट फ्रॉड नहीं है, लेकिन जो ब्रोकर्स हैं, जो हमें कहते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करिए, आप ग्रो करेंगे, ये कंपनी ग्रो करने वाली है, या ये स्टॉक्स ग्रो करने वाले हैं, लेकिन वो मिस रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, उन्हें कुछ नहीं पता है, उनका इंटेंशन गलत है, तो ये माना जाएगा। और अगर कोई इन्वेस्ट कर दिया गया किसी पर्सन के द्वारा, तो माना जाएगा कि ये फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट था, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इमेज इसलिए लगाया है ताकि आपको ये याद हो जाए कि जो स्टॉक मार्केट्स भी होते हैं वो भी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक ब्रोकर आता है पर्सन ए के पास और ये कहता है कि ये जो कंपनी है, कार की कोई कंपनी है मान लेते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं ये ग्रो कर रही है, आने वाले कल में भी ये ग्रो करेगी, ये मिस रिप्रेजेंट करता है वो ब्रोकर इस ए पर्सन को। अब ए जो है वो विश्वास कर लेता है उसके ऊपर, उसके मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब ये इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, इस कंपनी के ऊपर जो कार की कंपनी थी। अब इस इन्वेस्टमेंट्स में इसका लॉस हो जाता है, तो ये क्या है, ये फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज यहाँ प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन था उस ब्रोकर का कि उसे इससे फायदा चाहिए था, उसे इस ए पर्सन से फायदा चाहिए था। ठीक है, इसलिए उसने इन्वेस्टमेंट कराया। वो कहते हैं ना 2 हफ्ते में या पैसे डबल, वो अक्षय कुमार का डायलॉग आपने सुना होगा, 2 हफ्ते में पैसे डबल। तो ये क्या है, एक तरह से मिस रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा था अक्षय कुमार उस मूवी में कि अगर आपने मुझे इतना पैसा दिया, जो भी 20 लाख 10 लाख जितना भी पैसा देंगे, मैं उसे 40 लाख करके दूंगा। 20 लाख देंगे, मैं उसे 40 लाख करके दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर सच में ऐसी कोई कंपनी है इन रियलिटी, तो फिर यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन केवल मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन है कि ऐसा नहीं हो सकता, उस पर्सन को ये पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो ये काम कराता है। उसे पता था ऐसा काम नहीं हो सकता, ये कभी 20 का 40 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ये काम कराता है। वो इस तरह के ब्रोकर, इस तरह का ब्रोकर जो है वो काम कर रहा है अगर, तो उसे क्या माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में, नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंस नहीं होता है किसका, इंटेंशन का। यहाँ किसी भी पर्पस या इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इनोसेंटली गेन किया जाता है। अगर इनोसेंटली कोई भी गेन कर रहा है तो उसे नहीं माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है, ये माना जाएगा कि वो नेग्लिजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉपकीपर है, उसने अपने दुकान पे लगा के रखे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब लगा के रखे हैं। ठीक है, ये उसका एक वेंडर है, उसने लगा के रखा है सब। ठीक है, उसके ये है, वो कहता है कि हमारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, आप परचेस कर लीजिए इसे। ठीक है, आप परचेस कर लेते हैं ये देखते हुए, लेकिन उस वेंडर को खुद नहीं पता रहता है कि ये जो, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुकुम्बर ही है, तो उसके अंदर वो खराब है, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से खराब है, इस वेंडर को भी नहीं पता है। तो जब उसे भी नहीं पता है तो ये केवल माना जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉट अ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर उस वेंडर को पता है कि ये खराब है, उसके बाद भी उसके ऊपर ये पानी छिड़क देता है कि ये चमकीला लगे थोड़ा सा, या किसी अदर सप्लीमेंट्स का यूज करता है कि ये बहुत अच्छा दिखने लगे और लोग इसे परचेस कर ले, तो ये माना जाएगा फ्रॉडुलेंट। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, इट कैन बी मेड इन अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी इनोसेंटली टू गेन एन एडवांटेजेस। अब यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये हम लोगों ने देखा था सेक्शन 18 के
सब क्लॉज 2 में ब्रीच ऑफ ड्यूटी में अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसे भी माना जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपने सामने आई होप हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बेयर एक्ट्स खोल के रखे हैं, बिना बेयर एक्ट से आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सेक्शन 18 का सब क्लॉज 2 ओपन करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई भी काम ब्रीच ऑफ ड्यूटी से किया जाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है किसी काम में, तो उसे ये माना जाएगा कि हाँ वो मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि एक हस्बैंड है, वो वेसेक्टॉमी का ऑपरेशन कराता है और उसे डॉक्टर वार्न नहीं करता है कि यहाँ पे स्लाइटली रिस्क है कि उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, अभी भी आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद भी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। द सर्जन वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो उसकी वाइफ ने अनवांटेड प्रेगनेंसी से पेन सफर किया, जो भी उसकी वाइफ ने पेन सफर किया, उसके लिए वो किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया? उस सर्जन को रिस्पॉन्सिबल माना गया, क्योंकि अगर उसने पहले से ही अपनी ड्यूटी निभाई होती, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया होता, उसने पूरी जानकारी इस पर्सन को दी होती, इस हस्बैंड को दी होती, तो ये हस्बैंड विथ प्रिकॉशन कोई भी काम करता। लेकिन इसने पूरी जानकारी नहीं दी। जब पूरी जानकारी, लैक ऑफ जानकारी की वजह से, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से यहाँ पे पेन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी को सफर करना पड़ा उसकी वाइफ को, तो ये माना जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसके रेमेडीज क्या क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन के, ये हम जानेंगे। इसके रेमेडीज है, ये वॉइडेबल कराया जा सकता है। ये वॉइडेबल हो सकता है, हम लोगों ने ये जाना था। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों को वॉइडेबल करा सकती है कोई भी एक पार्टी इंटर इनटू, अगर वो पार्टी अनइंटेंशनली उसमें इंटर की है। तो अगर इंटेंशन के साथ कोई पार्टी उसमें इंटर कर रही है तो उसे वॉइडेबल वो भी नहीं करा सकती। जैसे कि हम लोगों ने एक केस में देखा था पहले कि वो पर्सन जान रहा था कि ये गाड़ी जो है वो खराब है, ये गाड़ी खराब है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करता है उस गाड़ी में चलाना, उस गाड़ी पे बैठना, उसका यूज करना। फिर जब वो पूरी तरह से टोटली खराब हो जाता है तो वो आता है, कहता है कि मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो कोर्ट कहती है कि ये अगर आप पहले ही यूज में बताए होते तो हम मानते कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो वहां पे इसका इंटेंशन चेंज हो गया था बाद में, तो अनइंटेंशनली होना चाहिए, तभी वॉइडेबल कराया जा सकता है बाद में पार्टी के द्वारा। इसको हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 18 को हम लोग पढ़ते हैं रेसिशन से, जो कि सेक्शन 19 ए में दिया है। रेसिशन सेक्शन 19 ए में दिया है, जो कि बात करता है कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन में किया गया है, प्रेजेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 19 ए। ठीक है, द एग्रीव पार्टी कैन सीक रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम डैमेजेस, और क्लेम भी कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है पार्टी, हम जानेंगे। वॉइडेबल करा सकती है उसे, मतलब वॉइड करा सकती है बाद में, है ना। उस पार्टी चाहे तो उसे टर्मिनेट करा सकती है, वॉइड मीन्स टर्मिनेशन वही हो गया, या कैंसिलेशन हो गया। इवन पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, अब performance, the aggrieved party can insist the party who can made the misrepresentation under the contract fulfill their obligation under the contract in a manner that was agreed originally upon। means अगर पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी करा सकती है। कौन सा परफॉर्मेंस? जिस परफॉर्मेंस के लिए उस पार्टी ने अग्री किया था, अगर वो पॉसिबल है तो वो पार्टी उसका परफॉर्मेंस भी करा सकती है। जैसे कि अगर ये एक प्लॉट है और ये दूसरा प्लॉट है, ठीक है, पर्सन आता है, जो मान लो ब्रोकर है, वो आता है प्लॉट दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को। अब ये जो ब्रोकर है ये दिखाता है ये प्लॉट,
ये प्लॉट बिल्कुल आगे है, चौराहे के सामने है, बहुत अच्छा प्लॉट है, ऐसा कह कर के वो बताता है पर्सन को, ठीक है। अब ये प्लॉट चौराहे के सामने है, बहुत अच्छे जगह पर है, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, ऐसा कह के इस पर्सन को बता दिया। अब ये पर्सन चाहता है ये प्लॉट खरीदना, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये जो ब्रोकर है, असल में ये प्लॉट इसको नहीं बेचना था, ये केवल रिप्रेजेंट किया था इस प्लॉट को, इसे बेचना था ये प्लॉट। अब ये प्लॉट ये व्यक्ति बेच देता है और नाम बोल दिखाया ये रहता है, ए प्लॉट को दिखाया रहता है, बेचता वो बी प्लॉट है। अब पार्टी चाहे, अगर पार्टी चाहे और कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस करा सकती है इस बात का कि दोनों ही प्लॉट अगर इसके ब्रोकर के नाम पर है, ब्रोकर पॉसिबली करा सकता है, ट्रांसफर करा सकता है ए प्लॉट का भी, तो पार्टी कहेगी कि हम ए प्लॉट को ही खरीदेंगे, परफॉर्मेंस करिए, ना कि बी का। इसे अवॉइड करा देगी, बी वाले जो प्लॉट का परचेस था उसे खत्म करा देगी और ए का परफॉर्मेंस कराएगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। जैसे जैसे कि ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लगाया, पिक्चर लगाया है कि ये दो व्यक्ति हैं, ये आए हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे ये कार खरीदने के लिए आए हैं। इस पर्सन ने दिखाया, ये जो शॉपकीपर है वो दिखाता है ये कार, रेड कलर की कार दिखाता है कि ये कार हम आपके घर भिजवा देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये जब घर आते हैं वापस, तो ये कार भिजवाता है दूसरी, ये दूसरी कार भिजवाता है जो कि खराब रहती है, इन्हें पसंद नहीं आती। अब ये कहते हैं परफॉर्मेंस कराना है अगर इन्हें, तो ये चाहे तो कोर्ट में जा करके ये कह सकते हैं कि हमें ये वाली ही कार चाहिए, रेड कलर की कार ही चाहिए। ये पर्सन्स चाहें, ये दोनों चाहें, तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रहना, ये भी कह सकते हैं। इवन वो ये भी कह सकते हैं जो भी मेरा आने जाने का खर्चा हुआ है, इतने दूर कार को परचेज करने का खर्चा हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, इन सब का हमें डैमेजेस चाहिए, तो ये डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमने हमने देखा 3 चीजें हो सकती हैं, या तो वॉइड कराया जा सकता है, कैंसिल कराया जा सकता है, या तो डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है, या तो जिस बात पे ये पार्टी अग्री की थी उस बात का परफॉर्मेंस हो सकता है, ठीक है। It is important to note that the remedies for misrepresentation aim to provide relief to the party negatively impacted by the misrepresentation. इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है, रेमेडीज ये है, ये देता है, प्रोवाइड कराता है रेमेडीज कि वो जो पार्टी है जो जिसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उस मिसरिप्रेजेंटेशन का, उससे उस पार्टी को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, अलाउिंग देम टू आइदर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट और इम्पोज द ओरिजिनल टर्म्स। वो पार्टी को अलाउ करता है, रेमेडीज अलाउ करता है कि वो पार्टी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस करा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके ऊपर उन्होंने ओरिजिनली एग्री किया था, ठीक है। अब हम जानेंगे डिफरेंस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ जो फैक्ट होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे MOF से शॉर्ट फॉर्म में, और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ जो है उसे हम जानेंगे MOL से, ठीक है। तो इन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अभी तक हम जो भी कंडीशंस पढ़ के आए हैं वो पढ़ते हुए आ रहे हैं फैक्ट के बारे में। जो फैक्ट है अगर उसका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो वो वॉइड कराया जा सकता है, उसमें रिलीफ मिलेगा, उसमें रेमेडीज प्रोवाइड होंगी। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन अगर लॉ का होता है तो वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं कराया जा सकता, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अलाउड। यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ कहीं भी अलाउ नहीं होता है। अगर आप ये कहें कि मुझे ये लॉ ही नहीं पता था, मुझे यही नहीं पता था कि ये कानून भी है, तो ये अलाउ नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, फैक्ट का इग्नोरेंस अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। अब मिस व्हेन मिसरिप्रेजेंटेशन डजंट वॉइडेबल, कब इसे वॉइडेबल नहीं करा सकते। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि सारे कंडीशन में इसे वॉइड करा सकते थे ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, अगर पार्टी चाहे तो उसे वॉइड करा सकती थी,
मिस रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन पार्टी कब अवॉइड नहीं करा सकती? जब उस पर्सन को, उस पार्टी को ये पता है कि उसके साथ गलत हुआ है, जैसे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल में देख के आए थे, वो केस था एक, तो भी वो साथ में रह रही है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन का फायदा उठा रही है, तो वो उसे वॉइडेबल बाद में नहीं करा सकती। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंजर्ड पार्टी वॉज एबल टू इन्वेस्टिगेट। अगर वो पर्सन जो है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन का शिकार हो रहा है, वो इस पोजीशन पर है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को, सारे फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता था जब उसके सामने मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, स्टिल स्टिल वो ऐसा नहीं करता है, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। इफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड हैड the means of discovering the truth with the ordinary diligences, if the injured party had the resources and ability to discover the misrepresentation but didn't take a reasonable step to do so, the contract is not voidable. अगर ये जो वेंडर है, इसके पास बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं इसके दुकान पर, और हम जाते हैं, हम सब्जियों को सामने से देख रहे हैं, वो कहता है कि बहुत अच्छी सब्जियां हैं, आप ले लीजिए, और सामने से वो दिख रही हैं सब्जियां की खराब हैं, वो रोटेन है, फिर भी हम उसे परचेस करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, हमें डैमेजेस चाहिए, तो ये नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप इस पोजीशन पर थे कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते थे इसको, आप इस पोजीशन पर थे। लॉ भी उन्हीं का हेल्प करता है जो जागरूक होते हैं, ना कि उनका जो उसका फायदा उठाना चाहे। ठीक है, तो अगर आपको, आप इस पोजीशन पर हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो उसे वॉइडेबल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंजर्ड पार्टी कंटिन्यूड टू यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि वो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, अगर जो पार्टी इंजर्ड है, जो जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वो जानते हुए भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रहती है, कंटिन्यू करती है, तो भी वो वॉइडेबल बाद में नहीं करा सकती। ठीक है, वो पार्टी बाद में उसे वॉइडेबल नहीं करा सकती। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब मिस रिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल नहीं हो सकता, जो कि ये लॉन्ग वर्सेस लॉयड के केस में हम लोगों ने देखा था कि इस केस में जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसे वॉइडेबल नहीं कराया गया, बिकॉज वो जानते हुए भी कंटिन्यू किया था, वो जानते हुए भी कंटिन्यू किया था, वो गाड़ी लेके रखा था। ठीक है, तो इसलिए ये सेकेंड वाले का एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग वर्सेस लॉयड का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉड के बारे में इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं केवल 21 रुपए में, 21 रुपीज़ में। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी।